हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी लर्निंग हब पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ 2022 प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DIS द्वारा चलाया गया जो टेस्ट सीरीज़ है उसका सोल्यूशंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये यूपी पीसीएस के साथ साथ बिहार पीसीएस जो BPSC है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। BPSC का पेपर है 8 मई को, और इसमें साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस उनका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें हम 3 पार्ट में इसको हम लेके आएंगे। 50-50 क्वेश्चंस का पार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियोस डाल रखे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्रीज, इकॉनमी, जिसमें बजट भी है। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस भी आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस और आने वाले जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब एक ही जाति के 2 जीवों के मध्य उनके इंटर रिलेशनशिप्स का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी पारिस्थितिकी या फिर समुदाय पारिस्थितिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बना है। क्वेश्चन 2 है ये। तो क्वेश्चन 2 में पर्यावरण जो है आपको पता होगा ये जैविक, अजैविक और सामुदायिक या फिर आप कह सकते हो सामाजिक गतिविधियों का मिक्सचर है। बायोटिक, एबायोटिक और सोशल। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये तीनों से मिलकर बना है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं, धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको हम बोलते हैं, और आपसे ये पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सतत विकास लक्ष्य जो 13 है वो समुद्री संसाधन से नहीं रिलेटेड है बल्कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। प्लीज़ आप सारे सतत विकास लक्ष्य अच्छे से पढ़ के याद रखिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 8 जो है वो सतत आर्थिक सहायता से रिलेटेड है, और 5 जो है वो लैंगिक समानता से रिलेटेड है। ठीक है, जो 13 हो गया, और जो 12 है वो मरुस्थलीकरण से नहीं रिलेटेड है बल्कि सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, सो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी 1 और 4। 1 और 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से अम्ब्रेला कानून के नाम से किसे जाना जाता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसको हम अम्ब्रेला कानून के नाम से जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी याद रखिएगा, ये 1972 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, ईयर से बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। भारत की प्रथम वन नीति कब अपनाई गई थी। सो भारत की जो प्रथम वन नीति थी वो 1984 में अपनाई गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इसके बाद हमने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में खोला था 1906 में, और यह भी यूके पीसीएस जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर था उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस ईयर में खोला गया था, FRI बना था। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 10 जून को मनाते हैं, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। सो आपको पता होगा बाकी के जो 1, 2 और 4 है सही सुमेलित हैं, जबकि जो पर्यावरण दिवस है यही गलत दिया हुआ है, ये 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है पर्यावरण दिवस के बारे में, तो आई होप आप सबको पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सो जो नवीकरणीय ऊर्जा है मतलब कि रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बायोमास को हम कर सकते हैं, कोयला को हम नहीं कर सकते हैं। कोयला रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत नहीं है, इसको हम एक बार यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, वो दोबारा नहीं हम उसको यूज़ कर सकते। कचरे से उत्पादित ऊर्जा कर सकते हैं और ज्वारीय ऊर्जा भी कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए होगा जिसमें दिया है केवल 2, यही सही आंसर होगा कि कोयला रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। असत्य कथन बताना है आपको, इनकरेक्ट। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, ये सब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में काफ़ी बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है,
तो आपसे असत्य पूछा था, तो दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लद्दाख में है। अगस्त्यमलई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो केरला में है। कंचनजंगा जो है असम में और नोकरेक ओडिशा में। तो ये दोनों गलत दिया हुआ है, 1 और 2 सही सुमेलित है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं बता देती हूँ कि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ठीक है, और नोकरेक जो है वो मेघालय में है, ठीक है। सो ये दोनों भी याद रखिएगा। टोटल जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसके नाम और उसकी प्लेस पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। वन स्थिति रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है पूरी वो हर 2 साल पे आती है। FRI देहरादून निकालता है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ये हर 2 साल पे आती है, ठीक है। और अभी जो आई है वो 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट है, जिसको हमें पढ़नी है अच्छे से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले सिर्फ 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो वृद्धि दिखाया गया है जिसमें ग्रोथ हुई है बेसिकली, वो सबसे ज़्यादा हुई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ग्रोथ हुई है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर मेघालय और उड़ीसा है। तो आप एक बार वन स्थिति रिपोर्ट पूरी देख लीजिएगा, किस में ग्रोथ हुई है, किस में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा बने, किस में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बने, ये सब आप देख लीजिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल स्टेटमेंट एक सत्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन पर प्रकाशित करते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो है वो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय मतलब UN का जो ऑफिस है UNO, ठीक है, उसका जो ड्रग्स और अपराध पर कार्यालय बना है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 12 देखते हैं। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अगर कोई एनिमल रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, तो इसमें तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन, जब कोई भी बैक्टीरिया या फिर फंजाई किसी चीज़ का अपघटन करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवाश्म ईंधनों को जलाना, जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो अगेन ये अवशोषण नहीं होगा, तो केवल 3 आंसर सही होगा। केवल प्रकाश संश्लेषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। एनाबिना तथा नॉक्सटाक नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं। तीसरा है धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा तो सही है। सही कथन आपसे पूछा है कि एनाबिना और नॉक्सटाक जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये केवल स्थलीय में नहीं बल्कि स्थलीय जलीय इन सब वायुमंडल में भी पाए जाते हैं। सो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल युग्म का आपको चुनाव करना है, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है कि एक्टिनोमीटर जो है इससे हम सौर विकिरण का मापन करते हैं। इन्होंने कहा है कि ग्राविमीटर जो है जिससे हम कोणीय वेग मापन करते हैं। जो कैथेटोमीटर है वो ऊर्ध्वाधर दूरी मापक यंत्र है, और जो क्रेस्कोग्राफ है वो पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, ठीक है। सो इसमें जो गलत दिया हुआ है वो दिया है ग्रेविमीटर के बारे में। एक्टिनोमीटर सही है, कैथेनोमीटर सही है और क्रेस्कोग्राफ भी सही है। सो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, मतलब लिक्विड की क्वालिटी क्या नहीं है, लिक्विड में जो क्वालिटी है वो कौन सी नहीं होगी। तो आपको पता है कि लिक्विड में पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। लिक्विड में केसिका तो मतलब कैपिलरी एक्शंस भी होते हैं।
लिक्विड में विस्कोसिटी श्यानता भी होती है, लेकिन लिक्विड में प्रत्यास्था नहीं होती है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं होती है, ये होती है सॉलिड्स में। मतलब एक रबर का आप एग्जांपल लो, एक सॉलिड रबर को आप खींच सकते हो, ठीक है। तो ये प्रत्यास्थता का जो गुण है वो सॉलिड्स में पाया जाता है, ना कि लिक्विड में, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? परजीवी मतलब पैरासाइट्स का, ठीक है। तो वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी और उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा आंसर सही होगा? तो वायरोलॉजी में हम वायरसेस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मिर्मिकोलॉजी में शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, और जो परजीवी विज्ञान है जिसमें हम परजीवी का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरासिटोलॉजी, ठीक है, पैरासिटोलॉजी। सो इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उन उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन 17 है, कैल्सीफोर बेमेल युग्म का आपको चयन करना है, विटामिन और उससे कमी से उत्पन्न होने वाले रोग दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको इनकरेक्ट बताना है। कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है, फॉलिक एसिड से किलोसिस होता है, बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना होता है, और टोकोफेरॉल की कमी से चर्म रोग होता है, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इन्होंने जो दिया हुआ है इसमें एक चीज़ गलत है, फॉलिक एसिड से किलोसिस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बेसिकली केवल दो, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है। फॉलिक एसिड जो होता है वो बेसिकली उससे ऐसी किलोसिस वाली डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। जबकि कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है, बायोटिन से बाल झड़ते हैं, कमी से बेसिकली टोकोफेरॉल से चर्म रोग हो सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलिक एसिड से कौन सी डिजीज़ होती है? कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सुमेलित है? मतलब कि बेसिकली आपको क्या करना है, बाघ अभ्यारण्य और उससे रिलेटेड स्टेट को मैच कराना है, ठीक है। बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटका, सतकोसिया उड़ीसा, ठीक है। तो बोर जो है वो महाराष्ट्र में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, और सतकोसिया उड़ीसा में, तीनों ही सही सुमेलित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी टोटल आई थिंक 53rd बाघ अभ्यारण्य बना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसको भी कि कौन सा सबसे नया बना है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जर्मन वॉच, या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ऐसे क्वेश्चंस UPPCC काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे ये ढूंढ के क्वेश्चंस लेके आते हैं कि ये कहाँ कौन सा जारी करता है, जो काफ़ी फेमस ना हो फिर भी, इसलिए आपको इन सबका ध्यान रखना है। तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन जो है FAO, वो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में खबरों में यूलोफिया ऑब्टूसा क्या है? यूलोफिया ऑब्टूसा जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यह दुर्लभ ऑर्किड की प्रजाति है कि एक खरपतवार है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया, एक सांप है, या फिर एक खोजी गई मेढक की प्रजाति है? तो ये एक दुर्लभ ऑर्किड की प्रजाति है यूलोफिया ऑब्टूसा, ठीक है, ये एक ऑर्किड है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको ऊपर बताना भूल गई थी कि जो बोर बाघ अभ्यारण्य है ये सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, तो ये भी एक डाटा याद रखिएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज है वो किसने की है? तो आपको पता होगा विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, जबकि कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। तो ये दोनों ही वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से वेमेल युग्म का चयन करना है आपको। पीनियल ग्लैंड जो वो मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, थायराइड थायरोक्सिन सिक्रीट करती है, अग्नाशय गैलानिन सिक्रीट करती है, और जो जनन ग्रंथ है, ठीक है, जो वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। आपको बताना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है अग्नाशय, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जो पैनक्रियाज है वो दो हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है।
तो ये गलत दिया हुआ था, अग्नाशय गैलेनिन नहीं सिक्रेट करती है, वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन सिक्रेट करती है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और मतलब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जो ग्लाइकोगॉन होता है या फिर ग्लूकेगॉन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं ये दोनों पैनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इससे हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, मतलब कि जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग में जाता है। ट्यूबरकुलोसिस नहीं, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन के ज़्यादा सिक्रेशन से होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक डिजीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 24 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, निद्रा रोग कवक से होता है, मतलब स्लीपिंग सिकनेस। प्लेग जो होता है वो प्रोटोजोन से होता है। गंजापन जो होता है जीवाणु से होता है, और पोलियो जो होता है वो विषाणु से होता है। सॉरी, बेसिकली ये इन दोनों के सामने दिए हुए थे, इनमें हमें बेसिकली क्या करना है, मैच करना है, सॉरी फॉर दैट। तो देखा जाए तो गंजापन, ठीक है, जो बाल्डनेस होता है वो प्रोटोजोन से, सॉरी वो फंगल डिजीज़ है, ठीक है, एक फंजाई से होता है, ठीक है। तो जो गंजापन है उसका मैच हो जाएगा ए 1, सी का 1 देखिए, ठीक है, ये आप एलिमिनेट कर दो। इसके अलावा जो पोलियो वायरस से होता है तो पोलियो विषाणु से होता है, तो डी का हो जाएगा आपका 4, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ए पहला वाला जो निद्रा रोग है, ठीक है, वो बेसिकली होता है प्रोटोजोन से, ठीक है। और जो प्लेग होता है वो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। तो स्लीपिंग सिकनेस अगर ए का आप 2 करोगे तो आपको राइट, सॉरी एक सेकेंड, ए का जब आप 2 करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, दैट इज सी, ठीक है। प्लेग्स होगा वो वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल युग्म का चयन करना है आपको, इनकरेक्ट बताना है। कैसीन दूध में मिलता है, जिन गेहूं में मिलता है, फाइब्रोइन मकड़े की जालों में मिलता है और ग्लूटिन मक्के में मिलता है, ऐसा कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। सो कैसीन दूध में मिलता है, सही है, और फाइब्रोइन मकड़े की जालों में ये प्रोटीन मिलता है, ये भी सही है। जिन जो होता है वो मक्के में मिलता है और ग्लूटिन जो होता है वो गेहूँ में मिलता है, मतलब ये दोनों गलत दिए हुए हैं, ठीक है, 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन बी में दिया, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि जिन गेहूं में नहीं मक्के में मिलता है और ग्लूटिन जो है वो गेहूं में मिलता है। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो जिनॉन जो है उसको हम एक्सीज का नाम होता है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। तो याद रखिएगा 26 का सी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा जाए तो इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ, जो जैसे जैसे हम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की अनुसूचियों में बढ़ते जाते हैं, मतलब 1 से 6 तक जाएंगे, इसका मतलब ये, ठीक है, कि उनकी कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मतलब हम उनको लूज थोड़ा सा कंजर्वेशन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर हमने रखा है उसको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में तो ऐसा नहीं है कि बिना पूछे हम खेती कर लेंगे, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, नहीं, ये अगर लिस्ट ए या बी में होते हैं तो ऐसे चांसेस होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी दूर लिस्ट 6 में है तो हम इसको कर सकते हैं। यह एक आनुवांशिकता रूपांतरित फसली पौधा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है, नहीं। बेसिकली जो हमने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट बनाई है उसमें हमने 1 में मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्लांट्स को या फिर उन सबको रखा है, एनिमल्स को रखा है, ठीक है, और 6 में जाते जाते उनकी रिस्ट्रिक्शन कम कर दी गई है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। खेती करने के लिए आप लाइसेंस ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, माफ़ करिएगा थोड़ा ब्लर हो गया। चाय बागानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय के विकास के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु 13 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अनुकूल होता है। ढलानदार स्थलाकृत चाय के विकास के लिए अनुकूल होती है, मतलब कि स्लोपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 4.5 pH से 5.5 pH के आसपास की अम्लीय मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। सो
चाय विकास के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 13 से 28 के बीच में होता है, और ये आपको पता है दार्जिलिंग के एरियाज़ में वो काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। आपको पता है स्लोप्स में खेती होती है चाय की, तो ये भी करेक्ट है। और पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है, और इसके लिए हम अम्लीय मिट्टी के यूज़ भी करते हैं, ठीक है। काफ़ी पैमाने पे लैटराइट सॉइल्स का यूज़ किया जाता है, अम्लीय सॉइल का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। झूम कृषि कहाँ पे होती है, बत्रा कहाँ पे होती है, और जारा और एरका कहाँ पे होती है, ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो झूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है, बिल्कुल सही बात है। बत्रा जो होती है वो राजस्थान में होती है, साउथ ईस्ट राजस्थान, ये राजस्थान की कृषि है। ये भी एक टाइप का झूम कृषि का ही एक टाइप का प्रोसेस है, बस राजस्थान में इसको हम लोकल नाम से बत्रा जानते हैं, ठीक है। जबकि जारा व एरका जो है वो साउथ इंडिया में होती है, ये कश्मीर में नहीं होती है, ठीक है, ये साउथ इंडिया में होती है। ऐसे ही आप कर्नाटका के लिए याद कर सकते हो कि कर्नाटका में ऐसी कृषि को हम कुमारी कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल पहला सही सुमेलित था, बाकी के दोनों गलत दिए हुए थे। और सारे कृषि के जो नाम है हमारे रीजनल नेम, उसको याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कि गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियाँ और उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ, ठीक है। तो बस्तियाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगी, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलेगा, और वो है हमारा गंगा का जलोढ़ मैदान, ठीक है। तो हमें परिक्षिप्त या छोटी छोटी बस्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ी बस्तियों की एक प्रॉपर ज़्यादा आप कह सकते हो गंगा के मैदान में से आप देखोगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा का जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फायर अलार्म में सौर सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक है, और कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं। आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो देखा जाए तो फायर अलार्म में हम सौर सेल का नहीं बल्कि फोटो सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, फोटो सेल का यूज़ करते हैं। और जो नियोप्रीन है ये एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल रबर है, ठीक है, आर्टिफिशियल रबर है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, CuSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो केवल 3 जो है वो सही था, बाकी सारे दोनों स्टेटमेंट गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से कम होती है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंज्यूमर से कम होते हैं, ठीक है। ये कहा है पहला स्टेटमेंट में। इसका रीजन दिया इन्होंने कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो रीजन सही है पर कथन ही गलत है। जस्ट अ मिनट, जस्ट एक कथन गलत है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से कम होती है, ये गलत बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि आर सही है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट डी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है, बिल्कुल सही बात है, फ्रक्टोज की वजह से फल बहुत मीठे होते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, ये भी बात सही है, हम कुक फूड खाते हैं इसलिए सेलुलोज का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता हमारे बॉडी में। गाय भैंस जो होती है वो कर लेती है। गैस्ट्रिनो पेप्टाइड हॉर्मोन्स है। रतौंधी एक आनुवांशिक गुण है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये आनुवांशिक गुण नहीं है, जबकि गैस्ट्रिन और पेप्टाइड हार्मोन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 34 देखते हैं। वुड स्प्रिट को हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड को बर्तनों को चमकीला बनाने में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट को अग्निरोधक कपड़ा बनाने में यूज़ किया जाता है। और नाइलॉन एक प्राकृतिक बहुलक है। आपको बताना है कि कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो डी है वो गलत है, नाइलॉन जो है वो प्राकृतिक वो नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ था 34 का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती है, ठीक है। मतलब कौन सी एक क्रिया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है, यूज़ नहीं होता है, निकलता नहीं है बेसिकली, सॉरी।
तो श्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इसमें तो निकलता है। जब भी किसी भी जैविक पदार्थों का विघटन होता है, अपक्षय होता है, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं निकलता है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी क्रियाओं में भी निकलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करते हैं बल्कि माइनस करते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल से। 36 है, कथन और कारण दिया हुआ है। मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। इसका रीज़न दिया है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। 36 का दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जब भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी रात होती है तो ओस की बूंदें नहीं बन पाती है। और इसका रीज़न भी सही है कि क्या होता है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल जो होते हैं वापस परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। वो बादल के ऊपर से ही निकल जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 37 देखते हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। 37 का बी कह रहा है कि भारत में कार्टाजेना प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर। सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा 37 का दैट विल बी ए। केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है। ये हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं करता है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी इससे रिलेटेड लॉज हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल से, वो किसको कौन करता है। आई थिंक आपको पता होगा, काफ़ी कॉमन है। जो हमारा कौन सी मिनिस्ट्री करता है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक झील कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एक बार IAS तक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें हमें कि जो रेणुका है वो प्राकृतिक झील है और कोलेरू है, ये दोनों नेचुरल झील है, ठीक है। जबकि जो कोडाइकनाल है कहाँ पे है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोडाइकनाल लेक कहाँ पे है और पावना झील, ये दोनों आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो आपसे पूछा था प्राकृतिक कौन सी है, तो 2 और 3 प्राकृतिक है, ठीक है। पावना और कोडाइकनाल लेक कहाँ पे पड़ता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित नहीं होता है। मतलब कि ये कि जब कोई भी एक प्रकाश की तरंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, ठीक है, प्रकाश की तरंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो क्या चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तरंग दर, दैर्घ्य और वेग ये दोनों चेंज हो जाता है, सिर्फ आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या चेंज हो जाता है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। तो तरंग दैर्घ्य और वेग मतलब कि वेलोसिटी और वेवलेंथ ये दोनों चेंज हो जाती है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो भी यहीं पे भी होगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन 1 और 3 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा लगता है और संलयन में ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि बल का SI पद्धति में मात्रक डाइन है और बल का CGS पद्धति में मात्रक न्यूटन है। सत्य कथन आपको बताना है। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उल्टा दिया हुआ है, SI पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और CGS में डाइन होता है, ठीक है। तो बस उल्टा दिया हुआ है दोनों ही मात्रक के बारे में, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 42 कथन और कारण है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका को निश्चित आकृति व आकार बनाए रखने में सहायक है। इसका रीज़न दे रहा है क्योंकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो 42 देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका झिल्ली सेल का शेप नहीं बनाती है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो शेप बनाता है, ठीक है। इसलिए कथन का ए गलत है और जैसे आपको पता चला ए गलत है, ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। 43 है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो किसी भी लिविंग बॉडी में, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कल्चर और उससे रिलेटेड पौधों के नाम या फिर जीवों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, मैच करना है आपको। वर्मी कल्चर केचुए से रिलेटेड होता है,
हेलीकल्चर, मोरीकल्चर और ऑयस्टेरोकल्चर, 3 और दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ए का 2 मिलाओगे तो सब में ही दिया हुआ है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हेलीकल्चर जो है, ठीक है, वो घोंघा से रिलेटेड है। मोरीकल्चर जो है वो आपका सहतूत से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑयस्टेरोकल्चर जो है वो सीप से रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन है आरडीएक्स का आविष्कार जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने किया था। टीएनजी को नोबल तेल भी कहा जाता है। एमाटोल जो होता है वो विस्फोटक में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में पाया जाता है। और आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी कहते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा सही नहीं है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है एमाटोल विस्फोटक में कोई रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सही था। क्वेश्चन नंबर 46 है प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम करने में हेल्प करता है। या कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से इथेन पाया जाता है, ठीक है। तो ये गलत है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से इथेन नहीं मिलता है। आप कमेंट करके बताइएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर नहीं गिरते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उनके लिए शून्य होता है। पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य के आकर्षण बल से संतुलित हो जाता है। पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी चाल के लिए गति प्रदान करता है। या फिर पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो उस उपग्रह की गति के लिए एक आवश्यक, एक इम्पॉर्टेंट जो त्वरण है उसको प्रदान करता है। 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग मतलब कि साउंड का स्पीड दाब पर निर्भर नहीं करता है। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि ध्वनि का वेग जो है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट नहीं जाता है बल्कि बढ़ जाता है क्योंकि वो और फैल जाती है, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट एक सही है। 49 है प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो विबग्योर आपने पढ़ा होगा, VIBGYOR, ठीक है। तो जो रेड होता है और जो ब्लू होता है, ठीक है, बैंगनी बेसिकली, ठीक है, इनका अवशोषण सबसे ज़्यादा तीव्र गति से किया जाता है पौधों द्वारा, ठीक है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाली, तो नीला और लाल का अवशोषण सबसे फास्टली किया जाता है प्लांट्स द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम और वीडियोस ला सकें आपके लिए। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बेसिकली आएगा पार्ट 2 जिसमें हम 51 से 100 तक देखेंगे साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छिछले हैंडपंपों से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? हैजा, टाइफॉइड या फिर पीलिया या फिर फ्लोरियोसिस। तो जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, वो हमारे अर्थ में या फिर कह सकते हो कि ग्राउंड में ऊपर के एरियाज़ में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम हैंडपम्प ज़्यादा नीचे ना गाड़ें, छिछले एरिया में रखें तो क्या होगा, फ्लोरीन के वाटर के साथ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे फ्लोरियोसिस डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन डी होगा। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।